हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य कुमार वर्मा अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प समाधान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके पहले प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने पार्टनरशिप पार्ट 1 देखा था और एक ही कॉन्सेप्ट से पूरा चैप्टर को फिनिश किया था। ठीक है, एक ही कॉन्सेप्ट, एक ही फॉर्मूला हुआ करता था और सारे क्वेश्चन ए टू जेड जितने भी इसमें क्वेश्चन बनते हैं पार्टनरशिप में, सभी टाइप के क्वेश्चंस का सिर्फ एक ही रामबाण फॉर्मूला था और वो मैंने आपको कॉन्सेप्ट के थ्रू बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में पार्टनरशिप पार्ट 1 में। चलिए आते हैं, अब उसी पे बेस्ड प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, उसी फॉर्मूले पे बेस्ड सारे जो भी फॉर्मूला था उसी पे और प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से। ठीक है, चलिए आते हैं, देखते हैं अपने पार्टनरशिप पार्ट 2 में हम लोग ने कौन कौन से क्वेश्चन रखे हुए हैं। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको बताया है कि ये चैप्टर के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ज्यादा लेंदी होते हैं, तो स्टूडेंट देख के ही पहले ही से डर जाता है और क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करता है, जबकि बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं। एक ही कॉन्सेप्ट से पूरे सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो रहे होते हैं, कभी कोई रिवीजन की जरूरत नहीं होती है, कोई भी इधर उधर क्वेश्चन नहीं जाता है, मतलब सीधे सीधे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है और कैलकुलेशन हर कोई करने में परफेक्ट होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैंने बेस आपको यह बताया था कि जो पार्टनर्स होते हैं, दो या तीन, कभी चार, कभी पार्टनर्स हो सकते हैं, तो वो बिजनेस सेटअप करते हैं स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट करके अपना अपना पैसा, तो वो जो उस बिजनेस से जो प्रॉफिट होने वाला होता है कुछ समय के बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, तो वो प्रॉफिट को किस हिसाब से बांटते हैं वो मैंने आपको पार्टनरशिप के बेस कॉन्सेप्ट में बताया था। तो वो जो पैसा इन्वेस्ट किया, 4 लोग हैं, चारों ने अपना अपना पैसा इन्वेस्ट किया स्टार्टिंग में, तो जो पूंजी लगाई गई है, तो जो लाभ लास्ट में जो लाभ डिवाइड किया जाता है, प्रॉफिट जो डिवाइड किया जाता है, चारों लोग हैं तो चारों में जैसे डिवाइड किया जाएगा, तो जिसने जितनी जैसी इन्वेस्टमेंट किया होगा, पूंजी लगाई होगी, कैपिटल लगाया होगा अपना अपना, उसके अकॉर्डिंग जिसने ज्यादा पैसा लगाया उसको ज्यादा लाभ में हिस्सेदारी होती है, जिसने कम पैसा लगाया उसका कम हिस्सेदारी होती है। उसी हिसाब से टाइम पे भी डिपेंड करता है, तो 2 चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो लगाई गई कैपिटल और दूसरा टाइम। कैपिटल, जिसने ज्यादा कैपिटल लगाई, जिसने ज्यादा पूंजी लगाई है, उसको वो ज्यादा अपना प्रॉफिट का हिस्सेदारी मांगता है, और जिसने कम कैपिटल लगाई उसकी हिस्सेदारी कम होती है। साथ ही साथ दूसरा टर्म होता है टाइम, जिसने ज्यादा समय के लिए पैसा अपना फंसाया है बिजनेस में, वो ज्यादा लाभ मांगता है। ठीक है, उसकी ज्यादा हिस्सेदारी बनती है लाभ में, प्रॉफिट में, और जिसने बहुत कम समय के लिए लगाया होता है उसकी हिस्सेदारी कम बनती है। यही मैंने दो टर्म्स में आपको बताया था कि जो लाभांशों का अनुपात होता है वो 2 टर्म्स पे डिपेंड करता है। पहला होता है लगाई गई पूंजी कैपिटल पे, और दूसरा होता है कितने समय के लिए वो पूंजी लगाई गई टाइम पे। ठीक है, ये सब मैंने आपको बताया था। तो इन्हीं दोनों के मल्टीप्लीकेशन पे डिपेंड करता है लाभ। तो जितने लोग हैं, तो जैसे मान लेते हैं 3 लोग हैं, तो उनमें जो लाभांशों का अनुपात होगा, लाभ जो डिवाइड किया जाएगा, वो C1 T1 अनुपात C2 T2 अनुपात C3 T3 के रेशियो में डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, C1 क्या है? कैपिटल, पहले वाले ने कितनी कैपिटल लगाई है, कितने टाइम के लिए। C2 क्या है? सेकंड वाले ने कितनी कैपिटल लगाई, कितने टाइम के लिए। और C3 क्या है? तीसरे वाले ने कितनी कैपिटल लगाई, कितने टाइम के लिए। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मूला, रामबाण फॉर्मूला, इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होते हैं। चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, देखिए लिखा है, एक व्यक्ति ने 18,000 रुपए की प्रारंभिक लागत से अपना व्यवसाय आरंभ करता है। देखिए क्वेश्चन कितना ज्यादा लेंदी है, आप देख के ही डर रहे होंगे, सॉल्व करने ही नहीं जाएंगे, लेकिन बहुत इजी होता है इस टाइप का क्वेश्चन। देखिए मैं करने जा रहा हूं, और आप वीडियो 1 में देख चुके होंगे, तो आपकी काफी अच्छी हैबिट हो चुकी होगी ये क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो आप भी कर सकते हैं आराम से। ए जो है 18,000 की प्रारंभिक लागत से अपना व्यवसाय स्टार्ट करता है। 4 महीने बाद, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, बी 24,000 रुपए इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस में शामिल हो जाता है। फिर 2 माह बाद सी 30,000 रुपए इन्वेस्ट करता है, तब आता है बिजनेस में, और सी को वर्ष के अंत में 1845 रुपए का लाभ हो रहा है, क्वेश्चन में बता रहे हैं। ठीक है, तो कुल वार्षिक लाभ, वर्ष के अंत में कुल लाभ, तीनों का कुल लाभ कितना है, यदि सी का वर्ष के अंत में 1845 रुपए का लाभ है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। तो देखिए मैं करने जा रहा हूं इस क्वेश्चन को, कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले मुझे फॉर्मूला पता है, C1 T1 रेशियो, जो लाभांशों का अनुपात है, इसी रेशियो में डिवाइड किया जाता है, C1 T1 C2 T2 और C3 T3। ठीक है, अब क्या करना है हमको, किसने कितनी कैपिटल लगाई है वो इंपॉर्टेंट है, किसने कितनी कैपिटल लगाई है। तो ए ने लगाई है 18,000, तो C1 के प्लेस पे 18,000 रख दिया, और कितने समय के लिए लगाई है, तो ए का जो पैसा है पूरे साल लगा रहेगा, वर्ष के अंत में हमें कुल वार्षिक लाभ पता करना है। ठीक है, तो ए ने पैसा जो लगाया है पूरा 12 महीना इसका पैसा लगा रहेगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे।
18,000 रुपए तो लगाए, लेकिन कितना टाइम के लिए लगाया, तो पूरे 12 महीने लगा रहेगा, साल मतलब 12 महीने। ऐसे ही बात करें 4 माह बाद बी 24,000 रुपए के निवेश के साथ व्यवसाय में शामिल हो जाता है। बी लेट आ रहा है बिजनेस में, और बी लेट आ रहा है तो 24,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में, ठीक है। 4 महीने ऑलरेडी लेट है, तो 4 महीने जो वो बाद में ही आया है, ए से 4 महीने बाद आया है, और वर्ष के अंत में हमें प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है, तो बी का पैसा कितने महीने लगा रहेगा। तो 4 महीने ऑलरेडी लेट है, तो आगे के 8 महीने लगा रहेगा। तो बी ने लगाया ये 24,000, तो 24,000 लिखेंगे, और कितने टाइम के लिए पैसा लगा रहेगा इसका, तो 8 महीने लगा रहेगा सिर्फ, ठीक है। ऐसे ही हम लोग C3 के लिए बात करें, फिर 2 माह बाद 30,000 रुपए के निवेश के साथ शामिल हो जाता है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के ही आपको क्लियर हो रहा होगा, लिखा है फिर 2 माह बाद सी 30,000 रुपए के निवेश के साथ, तो यानी कि 4 महीने तो ये ऑलरेडी लेट आया था बी, और बी से भी 2 महीने बाद आ रहा है। क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ रहा है। आप देखिए, फिर 2 माह बाद सी 30,000 रुपए, तो सी जो है टोटल 6 महीने लेट हो रहा है, बी 4 महीने लेट था, बी से भी 2 महीने लेट आ रहा है सी, तो टोटल 6 महीने ऑलरेडी लेट है, तो लास्ट के 6 महीने इसका पैसा लगा रहेगा। सी का ऑलरेडी 6 महीने लेट है, तो अंत के 6 महीने ही पैसा लगा रहेगा, और कितना पैसा लगाया, 30,000 रुपए, तो 30,000 और लास्ट के 6 महीने ही पैसा लगा रहेगा, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। इस कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं तो लाभांशों का अनुपात आ जाएगा, ए बी सी के लाभांशों का अनुपात। तो इसको सॉल्व करें, 30 से 30 से 30 कैंसिल आउट किया, ठीक है। ये आराम से सबसे पहली लाइन में यही करना होगा। फिर देखिए किससे क्या कट रहा है, ठीक है। तो मैं देखूं तो 6 से कट रहा है, तो 6 से काट लेते हैं। तो 6 दूनी 12, 6 चौको 24 और 6 पंचे 30, ठीक है। ऐसे काट लिया। अब देखिए फर्दर आप काट सकते हैं, 2 से मैं काट रहा हूं, ठीक है। तो 2 से काट लेते हैं, 2 से और कट रहा है तो 2 से काट लेते हैं। 2 1 2, ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 3 6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 18 1 18 अनुपात 2, यहां 8 दूनी 16 अनुपात 5 3 15, तो 18 16 15 का रेशियो आ गया। ये लाभांशों का अनुपात आ गया। क्या आ गया, लाभांशों का अनुपात, ठीक है। अब हमसे कह रहा था इसमें, देखिए क्वेश्चन में, यदि सी को वर्ष के अंत में 1845 रुपए का लाभ, मेरे अकॉर्डिंग तो ए को लाभ हो रहा है 18 का, बी को हो रहा है 16 का, सी को हो रहा है 15 का। मेरे अकॉर्डिंग जो लाभ हो रहा है साल के अंत में 18 16 15 होते हैं, सी को 15 हो रहा है, क्वेश्चन में बता रहे हैं सी को लाभ हो रहा है 1845 रुपए का। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे मेरे अकॉर्डिंग लाभ हो रहा है 15 का, सी को देखिए लाभ हो रहा है ये कितने का, 15 का। तो हम बोलेंगे मेरे अकॉर्डिंग सी को लाभ हो रहा है 15 का, रेशियो में 15 का, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो रहा है 1845 रुपए का। तो 1 का मान निकाल लेंगे, रेशियो में 1 का मान निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 15 की 15 और 3 और 4, 15 दूनी 30 और 15 3 45, 123 रुपए, ठीक है। फिर हमसे कह रहा था कुल वार्षिक लाभ क्या होगा, कुल वार्षिक लाभ, वर्ष का कुल लाभ, तो इन तीनों का कुल लाभ, तो ये 18, ये 16 और ये 15, ठीक है। तो तीनों को जोड़ देंगे, 16 15 हो गया 31, 31 और 18 49, ठीक है। तो 49 का मान निकाल लेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा, रेशियो में 49 का मान फाइनल आंसर देगा, कुल लाभ दे देगा। तो 123 का 49 में मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं, 123 का 49 में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और तो 49 को मैं यहां पे रफ काम कर रहा हूं, 123 में 49 का मल्टीप्लाई करना है, तो 49 को मैं ट्रीट कर रहा हूं 50 - 1, ठीक है। तो इसको 50 - 1 ट्रीट कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 123 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 3 15, 12 5 60, 1 61, इसमें 123 घटा देंगे, तो ये आ जाएगा 7 और 2 और आ जाएगा 6027, 6027 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। 6027 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। ये आंसर आ रहा है 6027, ए पार्ट इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। कुल लाभ आ जाएगा कितना, 6027। आई होप क्लियर हुआ होगा, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है ए बी सी ने क्रमशः 20,000, क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए कितना लेंदी है क्वेश्चन, देख के ही स्टूडेंट इसको स्किप करते हैं, छोड़ते हैं एग्जाम में, ठीक है।
ए, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत आसान कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन होते हैं। ए बी सी ने क्रमशः 20,000, 28,000, 36,000 रुपए का निवेश किया, एक साथ व्यापार प्रारंभ किया। 6 माह के बाद ए एवं बी ने प्रत्येक ने 8,000 रुपए की धनराशि निकाल ली है और सी ने 8,000 रुपए फिल कर दिए, निवेश कर दिए। ए और बी ने 8,000 निकाले हैं और सी ने लगा दिए, निवेश कर दिए। सभी ने समान अवधि के लिए निवेश किया हो तो वर्ष के अंत में सी को इतना लाभांश हो रहा है। ठीक है, चलिए बेहद आसान क्वेश्चन है और चलिए करते हैं इसको। ठीक है, ए फिर से वही काम है, यहां पे ए बी सी का करना है। ये ए के लिए बात करते हैं, यहां बी के लिए, यहां सी के लिए। ठीक है, और ए के लिए C1 T1, C2 T2, C3 T3, यही तो होगा लाभांशों का अनुपात। ठीक है, C1 क्या है? C1 है ए ने कितना लगाया? 20,000, तो 20,000 लगाया है। ठीक है, और कितने महीने, क्वेश्चन पढ़िएगा, 6 माह बाद ए ने और बी ने दोनों ने 8,000 रुपए की धनराशि निकाल ली है। तो 20,000 रुपए 6 महीने तक तो लगे ही रहेंगे। 6 महीने के बाद इन्होंने 8,000 रुपए निकाले, तो 6 महीने तक तो 20,000 रुपए लगे ही रहेंगे सक्सेसफुली। 6 महीने के बाद तो 6 महीने तक 20,000 लगे रहेंगे और 6 महीने के बाद इन्होंने 8,000 रुपए निकाल लिए हैं, तो 20,000 नहीं लगा रहेगा। 20,000 में अब 8,000 कम हो चुका होगा, तो 12,000 रहेगा। 12,000 रुपए अब रह जाएंगे इन लोग के पास। ठीक है, ए के पास 12,000 रुपए रह जाएंगे, 8,000 निकाल लिया है 6 महीने बाद, तो 12,000 रुपए लगे रहेंगे। और कब तक? साल के अंत तक। साल के अंत में हमको कैलकुलेट करना है प्रॉफिट का। ठीक है, तो ये ए के लिए बात हो जाएगी। ऐसे ही बात करें बी के लिए, तो बी ने भी सेम लगाए थे, 28,000 रुपए लगा के बिजनेस में आया था। बी कितने लगा के आया था? 28,000 रुपए। तो 28,000 रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट किया था इसने, और 6 महीने इसके भी लगे रहेंगे स्टार्टिंग के सक्सेसफुली, और उसके बाद इसने भी अपना कितना 8,000 रुपए निकाल लिया है, तो 20,000 बचेगा और ये अगले 6 महीने तक लगा रहेगा। ठीक है, अब बात करें सी के लिए, तो सी ने 36,000 रुपए तो लगाए थे और 6 महीने, और सी ने अतिरिक्त 8,000 रुपए 6 महीने बाद ही सी ने 8,000 रुपए एक्स्ट्रा फिलअप कर दिए। तो सी ने जितने लगाए थे, 36,000 लगाए थे, ये इसके सक्सेसफुली लगे रहेंगे कितने महीने तक? सी के 36,000 रुपए लगे रहेंगे कितने महीने तक? 6 महीने तक शुरुआत के। ठीक है, शुरुआत के 6 महीने तक 36,000 रुपए लगे रहेंगे इसके, और उसके बाद ये 8,000 रुपए और लगा देगा। तो 36,000 पहले लगे थे, 8,000 और लगा दिया तो 44,000 हो जाएगा, और वो अगले 6 महीने लगे रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग को सॉल्व करना होगा। चलिए करते हैं हम लोग इसको सॉल्व। ठीक है, कैलकुलेशन देखिए कैसे सॉल्व करनी है। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट किए, ये 3 जीरो से 3 जीरो से 3 जीरो से 3 जीरो, मतलब यहां पे 1000 इन दोनों में से कॉमन आएगा, 1000 यहां से भी, इनके योग में से भी कॉमन आएगा, 1000 यहां से भी। तो 1000 अनुपात को किसी एक संख्या से डिवाइड करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो आपको पता ही है, या मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ता। रेशियो में किसी एक संख्या से पूरे रेशियो में मल्टीप्लाई करो या भाग करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब इसको, इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना है, तो 4 से मुझे 4 से और सिंप्लीफाई होते हुए दिख रहा है, तो 4 से और सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए इसमें से और इसमें से मैं कैसे 4 कहां से काट रहा हूं, मतलब इन दोनों टर्म में 4 कॉमन आ रहा है। देखिए तो ये 20 बचा था, 20 गुणे 6, ये बचा है 12 गुणे 6, तो 4 से मैं कैसे काट रहा हूं, दोनों टर्म को 4 कॉमन ले रहा हूं मैं, कहने का मतलब है। तो 4 पंचे 20 ये हो जाएगा, और 4 3 12 ये हो जाएगा। ठीक है, यहां पे भी सेम 4 से काटा हूं, 4 6 24, 4 7 28, 4 पंचे 20, 4 9 36, और ये 11 टाइम्स। ठीक है, अब ये ऐसा हो गया। अब 6 से भी सब पूरा कट रहा है, देखिए तो 6 से 6 6 6 6 से ये सब कॉमन आ रहा था, कट जाएगा। ठीक है, अब यहां बचेगा 5 धन 3, 5 3 8, तो ये हो जाएगा 8 अनुपात, ये हो जाएगा 7 5 12 अनुपात 11 9 20, तो ये आ जाएगा फाइन, मतलब रेशियो। अब ये 4 से अभी और कट रहा है, तो इसको और सरल कर लेते हैं। तो 4 से सरल करने के बाद क्या दिखाई देगा, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 पंचे 20, 2 3 5 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, कितने का रेशियो आ जाएगा, 2 3 5 का। ए के लिए लाभ में अनुपात आ रहा है 2, बी के लिए आ रहा है 3, सी के लिए 5। क्वेश्चन में कह रहा था सी को जो लाभ हो रहा है, सी को 12,550 रुपए का लाभ हो रहा है। सी को साल के अंत में सी को 12,550, मेरे अकॉर्डिंग सी को कितना लाभ हो रहा है, 5। तो मेरे अकॉर्डिंग तो सी को 5 लाभ हो रहा है, तो 5 का ही मान, इस 5 का ही मान हम बोलेंगे 12,550।
इस 5 का ही मान हम 12,550 बोलेंगे, तो 5 बराबर 12,550। चलिए करते हैं, 5 का मान 12,550 कर देते हैं। 5 रेशियो में 5 का मान, सी का लाभ है 5 मेरे अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन बता रहा है 12,550, 12,550। ठीक है, 1 का मान निकाल लेंगे, रेशियो में 1 का मान, तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10 और 2 5 25, 5 ही 5। ठीक है, अब हमसे कह रहा था कुल अर्जित लाभ, तो कुल अर्जित लाभ ये रेशियो देखेंगे, तो 5 3 1 और 2 3 और 5, तो टोटल कितना हो रहा है 10, तो 10 का मान निकाल लेंगे, रेशियो में 10 का मान देगा कुल अर्जित लाभ, तो ये आ जाएगा 25 और 100। ठीक है, ये हो जाएगा फाइनल 2500। तो ये फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा ए पार्ट। आई होप समझ में आया होगा, और बहुत आसान है क्वेश्चन, देखने में ही लेंथी था, करने में बहुत आसान है। कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हैं, मैं आपको कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं इस चैप्टर में। ठीक है, 1 बाय 1। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, अब तक आपको काफी हैबिचुअल हो गए होंगे कि कैसे पार्टनरशिप के क्वेश्चन को डील करना है और कौन सा फॉर्मूला लगाना है। देख रहे होंगे आप कितने लेंथी क्वेश्चंस हो रहे हैं, मतलब 5 6 7 8 लाइन के क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको देख के ही डर जाएंगे एग्जाम में कि इतने लंबे क्वेश्चंस हैं, आप स्किप करते हैं, और आप क्या 70% स्टूडेंट्स इसको स्किप कर रहे होते हैं देख के, जबकि ये बेहद आसान क्वेश्चन होते हैं। इनको थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम किस में लगता है, सिर्फ पढ़ने में जो टाइम किल होता है, बाकी सॉल्यूशन में ज्यादा कुछ भी नहीं होता है। आप सिर्फ जिसकी अच्छी सी प्रैक्टिस है वो बहुत फास्ट करके कैलकुलेशन सॉल्व करके फाइनल आंसर को टच दे रहा होता है। ठीक है, चलिए आते हैं, आपको लेंथी क्वेश्चन देख के आप बिल्कुल मत घबराइए, डरिए, आप इसको आराम से सॉल्व करिए जैसे मैं आपको बता रहा हूं। एक ही मेथड है, एक ही रामबाण मेथड, एक ही कॉन्सेप्ट से पूरा चैप्टर खत्म हो रहा है। ऐसा मैथ्स में कौन सा चैप्टर आपको मिलेगा? पार्टनरशिप बहुत ही आसान चैप्टर है, इसके क्वेश्चंस की लंबाई देख के 8-10 लाइनों से मत घबराइए, इसको एग्जाम टाइम में जरूर से जरूर किया जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आते हैं, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 आप पढ़ रहे होंगे और बहुत से लोग पढ़ के बिल्कुल सटीक कैलकुलेट कर रहे होंगे और आंसर लाने का प्रयास कर रहे होंगे, मैं भी अब देखने जा रहा हूं। पढ़ते हैं, क्वेश्चन लिखा है ए बी सी ने मिलकर क्रमशः 12,000, 26,000, 32,000 के निवेश के साथ साझेदारी में एक व्यापार शुरू किया। ठीक है, 4 महीने बाद ए अलग हो जाता है, 6 माह बाद बी अलग हो जाता है। तो 4 महीने बाद ए अलग हो रहा है और 6 माह बाद बी अलग हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं कह रहा है उसके 6 माह बाद, ऐसा नहीं कह रहा है। तो स्टार्टिंग के से 4 माह बाद ए अलग हो जाता है और स्टार्टिंग से ही 6 महीने बाद बी अलग हो जाता है। फिर लिखा है एवं अपने पूर्व के निवेश के साथ, तो ये किसके लिए बात की जा रही है? 6 माह बाद बी अलग हो जाता है, लेकिन जो है ए जो है अपने जो स्टार्टिंग में जो पैसा इन्वेस्ट किया था उसने बिजनेस में, वो वही पैसा लेके फिर से बिजनेस में दोबारा ज्वाइन करता है बिजनेस में। ठीक है, फिर क्या है, उसके बाद लिखा है 10 माह बाद सी छोड़ देता है, तो 10 महीने के बाद सी, 10 महीने तक तो सी का सक्सेसफुली पैसा लगा रहा है, और 10 महीने के बाद लेकिन कुछ बात हो गई है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई और सी अपना बिजनेस से लेफ्ट हो गया है, छोड़ दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा है एवं बी अपनी पूर्व की राशि के साथ, और 10 महीने के बाद की ही कहानी में बता रहा है कि बी अपनी पूर्व की राशि के साथ पुनः बिजनेस में एंट्री कर लेता है, दोबारा आ जाता है। ठीक है, फिर लिखा है, आपको बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा कौन आ रहा कौन जा रहा, लेकिन बहुत आसान है, इसको बिल्कुल आराम से पढ़िए, चीजें बहुत क्लियर है, किस महीने कौन जा रहा है मैं आपको अभी करने जा रहा हूं, देखिए कैसे करते हैं। ठीक है, फिर लिखा था वर्ष के अंत में कुल लाभ 2,430, 2,430 रुपए जो होता है, उसमें बी का हिस्सा क्या है, बी का प्रॉफिट में हिस्सा क्या हो रहा है, जो साल के अंत में जो मेन जो प्रॉफिट होगा उसमें बी का वैल्यू क्या है, बी कितना प्रॉफिट में पा रहा होगा। ठीक है, ए बी सी तीनों के कुल प्रॉफिट में बी का हिस्सा क्या हो रहा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको फॉर्मूला पता ही है, C1T1 अनुपात C2T2 अनुपात C3T3 से लाभांशों का रेशियो देखते हैं। ठीक है, और ये वही है, देखिए ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला आपने देखा होगा, C1T1 C2T2 C3T3, व्यापार में लाभों का अनुपात के लिए फॉर्मूला C1T1 C2T2 C3T3, तो यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग। ठीक है, आप ये स्क्रीनशॉट तो आप ले चुके होंगे, आप इसको हम करने जा रहे हैं, देखिए ठीक है।
ऐसा लिखा हुआ है ए बी सी 3 है, तो देखिए मैंने ऐसे ही डिनोट कर रहा हूं ए बी सी 3 लोग हैं, ठीक है। अभी तो ये सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए, बाकी कुछ ऐसा कुछ नहीं है। जो ए के लिए बात करें तो ए जो है 12,000 रुपए लेके आया है बिजनेस में, 12,000, ठीक है। बी जो है 26,000 रुपए लेके बिजनेस में स्टार्टिंग की थी, और सी जो है 32,000 रुपए लेके बिजनेस में आया है, ऐसा कुछ लिखा था। स्पेस हमारे पास एग्जाम टाइम में भी बहुत कम रहता है, तो मैं आपको बिल्कुल वैसे ही करके दिखा रहा हूं, कम स्पेस में क्वेश्चन को सॉल्व करके, उसी क्वेश्चन इतने में लिखा है उसी में आपको सॉल्यूशन करना होता है। अलग से कोई स्पेस ज्यादा आपको मैंडेटरी नहीं है कि आपको अलग से स्पेस मिले ही मिले वहां पे, तो ठीक है। तो उतने ही स्पेस में आपको करना होगा क्वेश्चन सॉल्व। तो मैं कर रहा हूं, देखिए तीनों, ये तो मैंने लिख दिया है, तीनों ने जो स्टार्टिंग में पैसा इन्वेस्ट करके बिजनेस स्टार्ट किया था, निवेश के साथ साझेदारी में व्यापार शुरू किया, ओके। फिर लिखा है 4 माह बाद ए अलग हो जाता है, तो 4 महीने के, ये आप कहानी को पढ़िए, 4 महीने बाद ए अलग हो रहा है, तो 4 महीने तक तो ए का पैसा जितना लगाया था वो तो 12,000 लगा ही रहा। 4 महीने के बाद कहानी में कोई ट्विस्ट आया है, कहानी में चेंजेज आए हैं, और उसकी वजह से ए अलग हो गया है। तो 4 महीने बाद ए अलग हो जाता है, तो हम कहेंगे 12,000 रुपए इसने लगा के बिजनेस में आया था, 4 महीने तक इसका, 4 महीने तक तो पैसा, ये 4 महीने तक तो पैसा इसका लगा रहा सक्सेसफुली बिजनेस में, 4 महीने तक, 4 महीने के बाद ही अलग हो गया है, ठीक है। तो हम बोलेंगे 4 महीने के बाद ही अलग हो गया है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, 4 महीने बाद ए अलग हो गया, यहां तक मैंने पढ़ लिया। अब उसके बाद 6 माह बाद बी अलग हो जाता है, तो 6 महीने के बाद, स्टार्टिंग से 6 महीने के बाद, तो स्टार्टिंग से हम लोग 6 महीने बाद करेंगे, तो स्टार्टिंग के 6 महीने बाद, तो 6 महीने तक 26,000 रुपए बी का सक्सेसफुली लगा रहा, 6 महीने तक बी का सक्सेसफुली 26,000 रुपए लगा रहा। उसके बाद बी अलग हुआ है, तो 26,000 रुपए स्टार्टिंग में लगा के आया था बी, 26,000 रुपए 6 महीने के बाद अलग हुआ है, तो 6 महीने तक इसका पैसा फंसा रहा बिजनेस में, ओके। तो 26,000 रुपए लगे, 6 महीने तक इसके लगे रहे, यहां तक मैंने पढ़ लिया है। 6 माह बाद बी अलग हो जाता है। उसके बाद देखते हैं, एवं अपने पूर्व के निवेश की राशि के साथ ए पुनः शामिल हो जाता है। अपने पूर्व की निवेश की, ये कब की बात कह रहा है, देखिए कॉमा लगा हुआ है, 6 माह बाद बी अलग हो जाता है, एवं अपने पूर्व के निवेश के साथ, तो 6 माह बाद बी तो अलग हो जाता है, लेकिन ए एंट्री दोबारा कर लेता है 6 महीने के बाद, तो 6 महीने के बाद एंट्री करेगा। साल होता है 12 महीने का, साल कितने महीने का, 12 महीने का, और 6 महीने बाद दोबारा ये 12,000 रुपए लेके बिजनेस में एंट्री कर रहा है, तो 6वें महीने से 12 महीने तक, 6 महीने तक, मतलब 6वें महीने में एंट्री किया है, 6 महीने के बाद एंट्री कर लिया है, तो 12 महीने तक इसका पैसा जो दोबारा पूर्व वाली राशि के साथ रहेगा, ठीक है। तो 12,000 रुपए हम बोलेंगे, 12,000 रुपए ये फिर से जो पुराना इसने लगाया था वही धनराशि के साथ आएगा, 12,000 रुपए लेके, और 6 महीने तक आपकी लगा रहेगा, 6 महीने तक, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि 6 महीने बाद बी तो छोड़ दिया है, तो 6 महीने तक बी का पैसा 26,000 रुपए लगा रहा, लेकिन फिर 6 महीने बाद ए ने एंट्री कर ली है, तो ए का पैसा हम बोलेंगे 12,000 जो दोबारा लेके आया है, प्रीवियस वाला जो अमाउंट था वही लेके आया है, तो अगले 6 महीने तक लगा रहेगा, ठीक है। ऐसी कहानी कह रहा है, क्योंकि आगे कहीं ए दोबारा आया नहीं है क्वेश्चन में कि फिर से ए के लिए कहानी कह रहा हूं, बस यही लास्ट है, यहां पे ए पुनः शामिल हो जाता है, उसके बाद ए का जिक्र नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए आते हैं आगे, बात करते हैं। ए पुनः शामिल हो जाता है, तो हम कहेंगे 12,000 रुपए इसके अगले 6 महीने तक रहेंगे, क्योंकि 6वें महीने में आया है, तो 12 महीने तक साल पूरा हो जाता है, तो 6 महीने तक लगा रहेगा। आगे क्या कह रहा है, फिर कह रहा है 10 माह बाद सी छोड़ देता है, 10 माह बाद सी छोड़ देता है, 10, तो ऑब्वियसली 10 महीने तक सक्सेसफुली सी का पैसा लगा रहा, तो हम बोलेंगे 10 महीने तक सी का पैसा लगा रहा, ऑब्वियसली, तो 10 महीने तक लगा रहा, तो हम लोग 10 महीने तक 32,000 रुपए लगा रहा, तो 32,000 इंटू 10 कर दिया, क्योंकि 10 महीने तक इसका पैसा लगा रहा। C3 क्या है, कितना है इसने, कैपिटल कितनी 32,000, और कितने महीने, T3 क्या है, 10 महीने तक लगा रहा, 10 महीने के बाद छोड़ा है इसने, ठीक है।
आगे आते हैं, एवं बी अपनी पूर्व की राशि। तो ये क्या कह रहा है, 10 महीने बाद सी तो छोड़ देता है, लेकिन 10 महीने बाद बी अपने प्रीवियस जो इन्वेस्ट किया था पैसा, उसी की राशि के साथ फिर से एंट्री करता है। तो हम बोलेंगे क्वेश्चन में कि प्रीवियस इसमें पैसा लगाया था 26,000 और 26,000 रुपए लगा, 10 महीने के बाद भी एंट्री किया है, तो 12 महीने में साल पूरा हो जाता है। 10 महीने पे एंट्री किया है तो 2 महीने रह जाते हैं 10 महीने से 12 महीने तक, तो इसका 26,000 रुपए आपकी 2 महीने तक लगा रहेगा। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे, मैं बोलता भी जा रहा हूं, क्वेश्चन कर भी रहा हूं, तो आपको यदि कहीं पे डाउट हो रहा हो तो दोबारा आप इसको रिवर्स करके देख सकते हैं, बैक करके वीडियो को चेक कर सकते हैं कि क्या मैंने बोला और क्या हो रही है कहानी क्वेश्चन में। फिर क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, फिर लिखा है बी अपनी ये हो गया है, सी छोड़ देता है, बी अपनी पूर्व की राशि के साथ शामिल हो जाता है, मैंने कर दिया, शामिल कर दिया इसको, 10 महीने बाद की कहानी है तो 2 महीने तक इसका पैसा लगा रहेगा। फिर लिखा वर्ष के अंत में कुल लाभ 2430 रुपए का हो रहा है, बी का लाभांश क्या होगा। ठीक है, तो बस आपको बस अब क्या करना है, बस इतना, अब इस ये जो वैल्यू है ये रेशियो में होगी। ठीक है, इस रेशियो को बस अब देखना है हम लोग को। चलिए करते हैं, कुछ टफ नहीं है, मैं करने जा रहा हूं, आप देखिए। कैलकुलेशन पर आप जोर देना है, कैलकुलेशन को आप सॉल्व करना है। देखिए कैसे मैं कैलकुलेशन को सॉल्व करने जा रहा हूं। ये 3 लोग हैं, अलग अलग मैंने दिखा दिया। ठीक है, तो कैलकुलेशन को सॉल्व करें तो 3 जो क्वेश्चन में 3 जीरो हैं, इनको सबसे पहले रिमूव करते हैं 3 जीरो से। अब देखिए कैसे रिमूव करना है, मतलब ये 1000, ये देखिए प्लस लगा है ना, तो 1000 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 12 इंटू 4, यहाँ 12 इंटू 6, तो 1000 मतलब कॉमन आ जाएगा, यहां से भी 1000 कॉमन आ जाएगा, यहां से भी 3 जीरो मतलब 1000 कॉमन आ जाएगा। अनुपात में सब वैल्यूज होती हैं तो 1000 कट जाएगा। तो कहने मतलब है मैं कैसे कैलकुलेशन को सॉल्व कर रहा हूं, 3 जीरो, यहां के 3 जीरो पूरा निकाल लिया, यहां से भी 3 जीरो निकाल लिया। ठीक है, और यहां का 3 जीरो निकाल लिया। ये कैसे काट रहा हूं, सिर्फ सिंपली से 1000 कॉमन लिया जा रहा है। 1000 कॉमन का मतलब होता है डिवाइडेशन, भाग। तो जब यहाँ 1000 यहां से निकलेगा इस टर्म से, तो 12 इंटू 4 बचेगा यहां से, और प्लस कितना बचेगा 12 इंटू 6 बचेगा, तो 1000 बाहर हो जाएगा। यहां से भी 26 इंटू 6 बचेगा, 26 प्लस 26 इंटू 2 बचेगा, 1000 बाहर आ जाएगा। यहाँ 1000 बाहर लेंगे तो 32 इंटू 10, 1000 अनुपात में है तो आप पूरे अनुपात को एक ही संख्या से डिवाइड करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे फाइनली, तो 1000 कट जाएगा। वही जीरो मैंने पहले ही ऐसे ही रिमूव कर लिया है, और ये अब तक आप प्रीवियस वीडियो और इसमें भी 3rd क्वेश्चन पे हैं, तो अब तक काफी हद तक सीख चुके होंगे। ठीक है, आते हैं बात करें, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन भी बहुत आसान है। अब ये देखिए 4 से हम लोग काट सकते हैं, 4 से कैसे काट सकते हैं, आप आराम से देखिए इसको। 4 से मैं कैसे काट रहा हूं उसको देखिए। 4 से कैसे काटेंगे आप, यहां तो डायरेक्टली 4 कॉमन है, मतलब 4 में तीनों में 4 से डिवाइड कर रहा हूं, तो 4 से यहां काटना होगा, तो 4 ये काट देंगे। इस वाले टर्म में 4 मुझको कहां मिलेगा, तो आप चाहे तो यहां ना काटिए, मैं आपको दिखा दूं। 4 ये वाला काट लेते हैं, तो 4 तिहाई 12, ठीक है, 4 तिहाई 12, 4 से डिवाइड हो गया। अब इधर 4, अब इस वाले में 4 दिख नहीं रहा है, तो प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है वो नहीं है, 4 होता है 2 इंटू 2, तो मतलब 2 का यहां 2 यहां, तो 4 से कट जाएगा। तो कहने मतलब है 2 से काट दीजिए, डायरेक्टली 4 नहीं दिख रहा है तो 2 से काट सकते हैं। तो 4 से डिवाइड करना है दोनों को, तो मैंने इस वाले टर्म को 2 से, इस टर्म को 2 से, तो 13 ये आ जाएगा, और 2 से ये काटेंगे 3 आ जाएगा, फिर यहां पे भी 13 आ जाएगा, और यहां पे 1 बचेगा। ठीक है, फिलहाल आपको कंफ्यूजन ना हो, 4 से काटने का मतलब है 4 कॉमन लेना, 4 कॉमन मतलब 2 यहां से कॉमन ले लिया, 2 यहां से, तो 13 इंटू 3 बचेगा, और यहां पे 4 यहां कॉमन लेंगे, तो इस वाले बात समझ है, 4 पूरा कॉमन लेना है, तो 2 और यहां से भी 2 लेंगे तो 13 बचेगा। अब यहां पे 4 देखना है, तो 4 से ये डायरेक्टली 32 कटेगा, 4 अट्ठे 32। अब इसको देखते हैं क्या बचा है, तो अब कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 तिहाई 12 प्लस 6 तिहाई 18, तो यहां तो इतना बचा हुआ है। अनुपात 13 तिहाई 39 प्लस 13 यहां पे बचेगा। अनुपात यहां 8 गुणे 10 तो 80 बचेगा। इसको और फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 30, आराम से दिख रहा है, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा
ये हो जाएगा 3 1 4 और 52 हो जाएगा, ये हो जाएगा 52 और ये हो जाएगा 80। अब इसको देखते हैं, तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, अभी भी 2 से ये कट रहा है, देखिए तो 2 से काट दें तो फाइनली ये क्या वैल्यू बचेगी, मैं आपको दिखाऊं तो ये बचेगा 15, 2 से काटे तो 15:26:40 बचेगा। ठीक है, कैलकुलेशन जैसे मैंने आपको बताया है आप वही तरीका अप्लाई कर सकते हैं और ऐसे ही करना है फाइनली। ठीक है, क्योंकि आप अब काफी हद तक काफी आगे चैप्टर में बढ़ चुके हैं, तो आपको अब ऐसे ही सीखना होगा। तो 15 और 26 और 40 का रेशियो आ गया है, ए मतलब ए के लिए आ रहा है 15, बी के लिए 26 और सी के लिए आ रहा है 40। ठीक है, तो फाइनली टोटल लाभ, कुल लाभ कितना हो जाएगा, ए बी सी का कुल लाभ। तो 15 और 26 40 जोड़ेंगे, तो आप जोड़िए, मैं जोड़ रहा हूं, 40 26 हो जाएगा 66 और 66 और 15 हो जाएगा 81, 66 और 15 हो जाएगा 81। तो हम बोलेंगे टोटल लाभ हो रहा है 81 का और हमारे क्वेश्चन में बता रहा है लाभ हो रहा है कितना, 2430 का। तो हम बोलेंगे मेरे अकॉर्डिंग एक रेशियो में या अनुपात में, मेरे अकॉर्डिंग रेशियो में कुल लाभ हो रहा है 81 का और क्वेश्चन में हो रहा है 2430 रुपए का बता रहे हैं। ठीक है, तो ये इसके इक्वल कर देंगे हम लोग, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे, अनुपात में 1 का मान निकालेंगे। तो अनुपात में 1 का मान निकालेंगे तो 81 का डिवाइड करेंगे, आप कर लीजिए, 3 तक पूरा जा रहा है, 30 आ जाएगा, 30 रुपए। 1 का मान रेशियो में 30 रुपए आ जाएगा। हमसे कह रहा था बी का लाभांश, तो बी का लाभांश के लिए बी का लाभांश हो रहा है 26, तो 26 का मान रेशियो में निकाल लेंगे तो बी का वैल्यू पता चल जाएगा, बी को क्या लाभ में हिस्सेदारी है। तो 26 गुणे 30 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 26 गुणे 30, तो यानी कि 26 × 78, 780 रुपए इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, 780 रुपए। और इसका फाइनल आंसर हम लोग बोलेंगे 780 रुपए, यानी कि ये वाला 780 रुपए फाइनल हो जाएगा आंसर। आई होप क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक ही फॉर्मूले से, एक ही रामबाण कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। कैलकुलेशन पे फोकस करना है, कैलकुलेशन को कैसे डील करना है, आपको हर एक जो भी डिजिट बना रहे हैं बिल्कुल साफ सुथरी बनानी पड़ती है, नहीं तो आप अपने ही डिजिट्स नहीं समझ पाएंगे तो कैलकुलेशन मिस्टेक होगी और पूरा क्वेश्चन हमारा करना बेकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं, आप इसको फिर से दोबारा एक बार कैलकुलेशन को देखिए, कॉपी में दोबारा नई जगह से फिर से इसको लगा के देखिए, आपकी प्रैक्टिस आगे अच्छी और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। मेरा फाइनल आंसर 780 आ गया है इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, और यही इसका फाइनल आंसर है। आप इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को भी समझ गए अच्छे से, और कैसे डील करना है, कैसे कैलकुलेशन को सॉल्व करना है, और किस सोच के साथ हमें क्वेश्चन में आगे बढ़ना है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, आप हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें भी देखिए क्वेश्चन कितना लेंथी है, देख के स्टूडेंट पहले ही क्वेश्चन छोड़ेगा, क्योंकि वो उसके सामने 1-1, 1.5, 2-2 लाइन वाले भी क्वेश्चन होंगे, तो वो पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाएगा। लेकिन बिलीव मानिए, ये क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि ये पार्टनरशिप वाले चैप्टर से, साझेदारी वाले चैप्टर से, एक ही रामबाण कॉन्सेप्ट से पूरा चैप्टर क्वेश्चन, पूरा चैप्टर फिनिश होता है। तो आपको ये चैप्टर एग्जाम में नहीं छोड़ने वाला होता है, स्किप करने वाला नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन कौन सा एग्जाम में पढ़ के ही करना है कि पूरा कौन सा, मतलब जिस पे पेन चलाना है, और कौन सा क्वेश्चन देखते ही आपको पता हो जाना चाहिए कौन सा छोड़ना है। तो कोई किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में मैथ्स में कौन से क्वेश्चन स्किप करने हैं, इसकी स्ट्रेटजी स्टूडेंट को बहुत अच्छे से आनी चाहिए एग्जाम टाइम में। ठीक है, सारे क्वेश्चन कभी भी करने एग्जाम में नहीं बैठा जाता है, सबसे पहले पूरा फोर्स लगाया जाता है कि कौन सा क्वेश्चन आसान है उसको पहले डील किया जाता है, या क्वेश्चन जिस चैप्टर पे आपकी मजबूती होती है उस चैप्टर को पढ़ के ही समझ में आ जाता है ये क्वेश्चन हमसे हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो जिन चैप्टर हमारे वीक होते हैं, जैसे बाई चांस रेस का क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग लग रहा है, दिमाग लगाना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होगा, तो आप जैसे दौड़ वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको स्किप कर सकते हैं। बहुत से चैप्टर ऐसे होते हैं जो तुरंत क्वेश्चन पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन करने में हमारा टाइम वेस्ट हो सकता है, स्किप करना वहां पे ज्यादा बेटर रहता है। तो कौन सा क्वेश्चन पढ़ते ही स्किप करना, यह आपको बहुत अच्छे से मैथ्स में आना चाहिए, और वो तभी आएगा जब पूरी मैथ्स एक फ्लो में आपकी अच्छे से प्रिपेयर हो चुकी होगी। चलिए आते हैं, अपना क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया, पढ़ने वालों ने और करने वालों ने कर भी लिया, और आंसर भी बता दिया होगा, निकाल लिया होगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं, ये क्वेश्चन कैसे डील करना है। ए ने एक निश्चित धनराशि के साथ निवेश किया,
ठीक है, निश्चित मतलब कोई एक फिक्स अमाउंट था, उसके साथ बिजनेस में स्टार्ट किया है, से एक लघु व्यापार आरंभ किया। अब व्यापार आरंभ करने के 4 माह बाद व्यापार में बी भी शामिल हो गया। स्टार्टिंग में ए बिजनेस स्टार्ट नहीं, मतलब स्टार्टिंग में जो बिजनेस स्टार्ट हुआ है वो सिर्फ ए ने स्टार्ट किया है, और फिर उसके 4 महीने बाद बी को भी समझ में आया कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, अच्छा चल रहा है बिजनेस, तो वो भी एंट्री करता है, लेकिन 4 महीने बाद भी आता है। ठीक है, फिर लिखा है ए के प्रारंभिक निवेश से 6,000 रुपए कम लगाया। बी ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो ए ने जितना लगाया था उससे 6,000 रुपए कम लगाया है बी ने। फिर लिखा था सी 7 महीने बाद ए के निवेश से 2,000 रुपए कम। सी जो है, सी और थोड़ा लेट आया और स्टार्टिंग से 7 महीने बाद एंट्री किया है बिजनेस में, और कितना पैसा लेके आया है, जितना ए ने लगाया था उससे 2,000 रुपए लेस लेके आया, कम लेके आया है। ठीक है, फिर बिजनेस स्टार्ट किया। वर्ष के अंत में अधिसूचित कुल निवेश इतना है। कह रहा वर्ष के लास्ट में कुल निवेश उन तीनों के द्वारा लगाया गया टोटल जो पैसा है वो 1,42,000 रुपए है। फिर लिखा है ए का लाभांश क्या होगा, ए का प्रॉफिट क्या होगा उसमें, यदि बी का प्रॉफिट 8,000 रुपए होता हो। बी का बता रहा है, ए का पूछ रहा है, इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है। चलिए, हम पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है और क्वेश्चन हमें सॉल्व करने जाना है, तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए स्टार्टिंग में क्या है, 3 लोग हैं ए बी सी। फिर क्या लिखा है, ए ने पता नहीं कितना पैसा लगाया, तो हम मान लेते हैं ए ने x रुपए लगाया है। बी कितना लगा रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, बी जो है 6,000 रुपए कम लगा रहा है, तो बी जो है x से ए के पैसे से 6,000 रुपए कम लगाएगा। ए ने जितना लगाया उससे 6,000 कम। सी ने कितना लगाया है, 2,000 रुपए कम लगाया है। सी ने 2,000 रुपए कम लगाए, तो ए ने लगाया जितना x उससे 2,000 कम लगाए किसने, सी ने। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कैसे क्या करा मैंने। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ए ने जितना लगाया था उससे 6,000 रुपए कम बी ने लगाए हैं, और उससे 2,000 रुपए कम सी ने लगाए हैं। लिखा हुआ है साफ साफ, सी ने 7 माह बाद ए के लगाए गए निवेश से 2,000 रुपए कम लगाए हैं। फिर क्या लिखा है, ये तो हो गया। फिर से पूरा पढ़ते हैं। यहां 4 माह बाद व्यापार में बी शामिल हो गया, तो आपको ये जो x माइनस 6,000 रुपए लगाए थे, x माइनस 6,000 जो भी हैं, ये 4 महीने बाद लगाए गए हैं पैसे, 4 महीने बाद। तो 4 महीने बाद इसने पैसा लगाया, तो हम बोलेंगे ये अगले 4 महीने ऑलरेडी लेट आया है, और 12 महीने का साल होता है, तो 4 महीने के बाद चौथे महीने से 12वें महीने तक इसका पैसा लगा रहेगा। 4 महीने के बाद आया है तो 5वें महीने से लगा रहेगा। 4 महीने बाद लिखा है ना, 4 माह बाद, स्टार्टिंग के 4 महीने पूरे निकल चुके हैं, उसके बाद 5वें महीने से 12वें महीने तक, तो टोटल हो जाते हैं 12 में से आप 8 महीने होंगे। 5वें महीने से 12वें महीने तक आप काउंटिंग करिएगा, 8 महीने हो जाते हैं। तो सिंपल सा 4 महीने बाद आया है, तो 12 में से 4 को घटा के हम बताते हैं, तो ये आ जाएगा 8। तो 8 महीने तक बी का पैसा अब लगा रहेगा, क्योंकि ये 4 महीने ऑलरेडी लेट आया है। फिर क्या है, सी 7 महीने बाद आया है, तो 7 महीने बाद आया, तो 8वें महीने से 8वां महीना, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, तो 5 महीने तक इसका पैसा लगे रहेगा। तो सिंपल सा 12 में से 7 घटा देते हैं, तो इसका हम बोलेंगे, ये मैं कैलकुलेशन को यहां ले जा रहा हूं, 5 महीने तक लगा रहेगा। 7 महीने लेट आया है सी, 7 महीने लेट आया है, तो 12 महीने का साल होता है, तो 12 में से 7 घटा, तो यार इसका पैसा कितने महीने अब लगा रहेगा, तो सिंपल सा 5 महीने लगा रहेगा। ये हो गया कैलकुलेशन। ए के लिए बात करें, ए का तो स्टार्टिंग से आया है, 12 महीने तक लगा रहेगा। ये फॉर्मूला लग गया, C1 जो इन्वेस्ट किया पैसा, C1 T1 और C2 T2 C3 T3। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, फॉर्मूला ही लगाया गया है। और फिर ये सब हो जाएगा अनुपात में वैल्यूज। ठीक है, इनको अनुपात में सजा देते हैं, फिर आप कैलकुलेशन को सॉल्व करना होता है। अब हमें देखना क्या है, देखिए ये सब तो हो गया। क्वेश्चन में दे रहा था वर्ष के अंत में अधिसूचित कुल निवेश 1,42,000 रुपए, तो 1,42,000 रुपए टोटल इन्वेस्टमेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे वर्ष के अंत में, तो हम बोलेंगे 1 साल तक ए का जो पैसा लगा रहा है वो है, स्टार्टिंग में तो लगाया था x, लेकिन वर्ष के अंत में जो पैसा लगा रहेगा वो हो जाएगा x इंटू 12, टाइम भी इंक्लूड हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करते हैं C1 T1 से पता चलता है कितना पैसा साल तक लगा रहा।
जो भी, तो बिजनेस में लगा रहा था C1 T1, तो ये वर्ष के अंत में इसने इतना लगाया, तो कितना लगाया 12x, ये 12x प्लस इसने कितना पैसा लगाया, इसने लगाया है इतना पैसा, ये आपको जो दिख रहा है, ठीक है। तो इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेते हैं, 8 का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पैसा तो इसने इसका इतना था, उसमें 8 महीने ये था तो C2 और ये था T2, ठीक है, C2 T2, तो T फॉर टाइम 8 महीने, तो 8 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8x माइनस 48,000, सिंपल सा, ठीक है। ये इसके लिए था, ये इसके लिए हो गया, प्लस लगाएंगे और अब देखेंगे C के लिए वैल्यू, तो C के लिए देखेंगे 5 का मल्टीप्लाई करना होगा, 5x माइनस 5 का 2000 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000, तो 5x माइनस 10,000 आ जाएगा, ठीक है, बराबर ये सब इन टोटल इन्वेस्टमेंट है, ये C का आ गया और टोटल फिर पता चल रहा है इतना रुपए लगाया था, तो इसको हम लोग बता देंगे 1,42,000, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, मेरे अकॉर्डिंग इतना आ रहा था। आप आराम से देख लीजिए क्या किया है, स्टार्टिंग में A ने लगाया x, B ने लगाया x माइनस 6,000, C ने लगाया x माइनस 2,000, A से 2,000 कम, A से 6,000 कम, ये पूरे 12 महीने लगा रहा है, ये ऑलरेडी 4 महीने लेट आया था, तो पैसा कितने महीने लगा रहा 8 महीने, ये 7 महीने लेट आया था तो पैसा लगा कितने महीने 7 महीने लेट है, तो 12 महीने का होता है साल, तो 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 महीने लगा रहा, तो इसका एक साल में इतना पैसा 12x लगा रहा, इसका इतना लगा रहा, इसका इतना, टोटल का जोड़ेंगे तो टोटल इन्वेस्टमेंट 1,42,000 का क्वेश्चन में बता रहा, अधिसूचित कुल निवेश इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये इसको इक्वल कर दिया, इसको सॉल्व करें तो x वाले टर्म को जोड़ लेंगे, x वाले टर्म्स को जोड़ लेते हैं, तो 12 8 20 और 20 5 25, तो ये आ जाएगा 25x, ठीक है। बाकी जो ये वैल्यूज आ रही है माइनस 48,000 माइनस का 10,000, तो माइनस का 58,000 हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो 1,42,000 में जोड़ देंगे तो 1,42,000 में प्लस का उधर हो जाएगा, बराबर के उधर जाएगा, तो 58,000 तो 2 लाख रुपए हो जाएगा, ठीक है, हाँ 1,42,000 है तो 2 लाख रुपए हो जाएगा, तो 2 के आगे 5 जीरो, ठीक है, ये हो गया 2 लाख। तो x की वैल्यू निकालें, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, आप चेक करिए, x की वैल्यू हो जाएगी 25 का डिवाइड करेंगे इधर, तो 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200 और 3 जीरो और, तो ये आ जाएगा टोटल x की वैल्यू हो जाएगी 8,000, x की वैल्यू मैंने निकाल लिया, आप कैलकुलेशन को सॉल्व करिए, x की वैल्यू हो गई 8,000, तो x ने स्टार्टिंग में कितना पैसा लगाया था वो पता चल जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं, A का लाभांश क्या होगा, A की लाभ में हिस्सेदारी क्या होगी, हमसे कह रहा है लाभ में, ठीक है, यही थे लाभांशों का अनुपात, यही आ रहा था, जो टोटल साल के अंत में जितना निवेश होता है वही तो लाभांशों का अनुपात भी उसी में अनुपात में डिवाइड करते हैं। तो लिखा है A का लाभांश क्या होगा यदि B का इतना है, तो पहले चेक करते हैं, X का है 8,000, तो वैल्यूज यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, तो ये आ जाएगा 8,000 इंटू 12,000, ठीक है, और ये B का हो जाएगा 8,000 माइनस 6,000 इंटू 8 करेंगे, तो हम देखें B का लाभांश में हिस्सेदारी कितनी है, इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं, तो 8,000 यहां रखेंगे, तो अब B के लिए हम बोलेंगे, B के लिए मैं निकालूं तो लाभ का हिस्सा, तो 8 x की जगह पर रखेंगे 8,000, 8,000 माइनस 6,000 कितना हो जाएगा 2,000, और 2,000 इंटू 8, तो 2,000 इंटू 8 करेंगे तो 16,000 आ रहा है, आप चेक करिए, x की वैल्यू रख देंगे कितनी 8,000, तो 8,000 माइनस 6,000 करना होगा, और इंटू 8 भी तो है, लाभांश में अनुपात तो यही होगा ना साल के अंत में, तो ये वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये 2,000 माइनस 8 तो 16,000 आ रही है, मेरे अकॉर्डिंग तो लाभ की हिस्सेदारी आएगी 16,000 की B की, लेकिन क्वेश्चन में बता रहा है 8,000 है, तो हम बोलेंगे क्वेश्चन को कैसे डील करना है, जो वैल्यू अनुपात में, ये अनुपात में आएगा, अनुपात में आएगी ये वैल्यू, ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग अनुपात में 16,000, ये देखिए अनुपात लगे हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग वैल्यू 16,000 B के लिए अनुपात में 16,000 आ रही है, लेकिन क्वेश्चन में रियल में डेटा दिया गया 8,000, मतलब जस्ट आधा दिया गया है, जस्ट आधा, ठीक है, तो हम बोलेंगे ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग मेरे अकॉर्डिंग कितना लाभ में हिस्सेदारी हो रही है वो निकाल लेंगे, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है, आई होप आप समझेंगे। तो जब B ने लगाया था 16,000, तब A ने कितना लगाया था, तो x इंटू 12 करेंगे, मतलब 8,000 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 12 8 96,
96,000 ए लगा रहा है अनुपात में, ये रेशियो में है, ठीक है, रेशियो में, तो हम बोलेंगे मेरे अकॉर्डिंग बी लगा रहा था रेशियो में 16,000, लेकिन क्वेश्चन में बता रहे हैं 8,000, तो आधा करना है बस। तो मेरे अकॉर्डिंग ए लगा रहा है रेशियो में 96,000, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाएगा 96,000 का आधा, 96,000 का आधा 48,000। फाइनल आंसर मैं पहुंच गया हूं, ए पार्ट इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप कुछ भी कंफ्यूजन वाला नहीं है, पूरा क्वेश्चन आप बिल्कुल पॉज करके रोक के फिर से लगा के पूरा क्वेश्चन पढ़िए और आराम से दोबारा करिए, कोशिश करिए आराम से, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे ही सीखा और समझा जाता है। चलिए आते हैं, फिलहाल तो मैंने कैलकुलेशन को डील कर लिया है, मुझे बस ये देखना था बी ने कितना पैसा लगाया। बी ने लगाया 8,000 माइनस 6,000, तो 2,000 गुणे 8 तो 16,000, लेकिन क्वेश्चन में दिया है 8,000, जस्ट आधा दिया है। तो मेरे अकॉर्डिंग ए ने अनुपात में कितना लगाया था, तो 8,000 गुणे 12, तो 8,000 इंटू 12 96,000, लेकिन उसी का आंसर हमें देना है भैया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही तो आंसर देंगे। तो 96,000 अनुपात में है, तो रुपए में हम बताएंगे और वैल्यू तो आ जाएगी उसी की जस्ट आधी, तो 96,000 का आधा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 48,000। आई होप आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सब 3-3 बार आ चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर अब मैं कराने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5, ये 3 टाइम्स आ चुका है, अलग अलग एग्जाम्स में आ चुका है और सेम डेटा के साथ सब कुछ, ऑप्शन भी वही, सब कुछ भी चेंज नहीं। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है ए एंड बी जो भी है ने क्रमशः 5:3 के अनुपात में निवेश किया। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आराम से पढ़ते हैं, बिल्कुल बिना हेजिटेशन, बिना फोर्स के, बिल्कुल प्रेशर नहीं लेते हैं क्वेश्चन में, ठीक है, आराम से बिल्कुल डील करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं। ए एवं बी ने क्रमशः 5:3 के अनुपात में निवेश किया बिजनेस में, पढ़ लिया। फिर लिखा है एक साझा व्यापार आरंभ किया। व्यापार के आरंभ के 6 माह बाद, आराम देखिए 6 माह बाद लिखा है सी भी साझेदारी हो गया है और एवं बी तथा सी के निवेश का अनुपात दिया गया बाद में। पहले ए अनुपात बी के लिए दिया गया है, ए और बी ने कितना पैसा लगाया, फिर बी और सी ने कितना लगाया है, वो भी उनका भी पैसों का जो निवेश किया उनका भी अनुपात में वैल्यू दी गई है, ठीक है। फिर लिखा यदि उनके द्वारा अर्जित कुल लाभ इतना है 1,23,000 रुपए है, तो बी और सी के लाभांशों में अंतर क्या है, ऐसा कुछ पूछा जा रहा है। चलिए डील करते हैं। क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया, आई होप आपने भी पढ़ लिया होगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, 3 बार तो पूछा ही गया है, तो जो इतनी बार पूछा गया है एक बार और उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ सकता है, भले थोड़ा बहुत डेटा चेंज किया जाए। तो ये आप सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये रेशियो वाले चैप्टर से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं कि ए बी सी का एक कंबाइंड रेशियो पहले निकालते हैं। ए बी सी ने कितना इन्वेस्ट किया है एक साथ रेशियो हम देखना चाहते हैं, क्योंकि यहां से ए और बी, तो ए के लिए 5, बी के लिए वैल्यू आ रही है 3, यहां पे बी और सी के लिए रेशियो देखें तो बी के लिए वैल्यू आ रही है 2। एक ही क्वेश्चन में बी के लिए जो पैसा लगाया जा रहा है उसके लिए रेशियो में वैल्यू अलग अलग क्यों? एक ही क्वेश्चन में बी ने जो पैसा लगा रहे हैं वहां पे 3 दिखा रहे हैं, यहां पे दिखा रहे हैं 2, तो एक ही क्वेश्चन में बी के द्वारा लगाया गया पैसा रेशियो में अलग अलग क्यों? नहीं होना चाहिए अलग अलग, उसको सेम बनाना है, तो सेम बनाने वाला ही तो मैं काम करने जा रहा हूं। तो देखिए कैसे करते हैं सेम। ए और बी के लिए अनुपात कितना दिया गया था, 5:3, ठीक है, तो 5:3 लिख लिया। आराम से देखिएगा कैसे सेम किया जाता है। ये स्प्लिट रेशियो दिए गए हैं, स्प्लिट ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, इसका कंबाइंड रेशियो कैसे निकालते हैं एक लाइन में, तीनों के लिए कैसे देखते हैं। बी और सी, तो बी और बी के लिए है 2 और सी के लिए है 3, ठीक है, तो 2:3 आ गया, 2:3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कंबाइंड रेशियो कैसे देखते हैं, बहुत ये स्प्लिट रेशियो मैंने लिख लिया ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, और ये स्प्लिट रेशियो ऐसे लिखे जाते हैं कि पास पास की वैल्यूज होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि दूसरा वाला रेशियो सी अनुपात ए देता, तो सी अनुपात ए देता जैसे 2:3, तो सी के लिए लिखते 2 और ए के लिए 3, तो बीच में गैप हो जाता है, गैप नहीं किया जाता है, तो अपने एडजस्ट करना पड़ता। सी को हम यहां क्यों बैठाते हैं, हम सी को इधर उठा लाते ए के बगल में ही। कहने का मतलब है जो भी ये स्प्लिट रेशियो लिखे जाते हैं बिल्कुल पास पास के रेशियो होने चाहिए, ठीक है। अब आप बात करें, बस अब करना क्या है, ये जो वैल्यू लिख लिए, अब इनमें यहां पे जो खाली स्पेस है उनको भरने के लिए जस्ट नियरेस्ट नंबर से भरा जाता है, यहां पे 3 से भर दिया जाएगा। यहां पे ये स्पेस खाली है तो इसका नियरेस्ट सबसे समीपतम अंक कौन है, 2, तो 2 से भर देंगे, ठीक है।
जो सबसे पास है, क्योंकि बिल्कुल पास पास वाले बैठा ले गए थे 2:3, तो इसके बगल ही वाला खाली रह गया तो इस 2 से भर दिया जाएगा। अब आते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 और 2 का तो आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 3 दूनी 6, ये 9। यही मेथड होता है स्प्लिट रेशियो से कंबाइंड रेशियो निकालने का, ये रेशियो में हम लोग सीखते हैं। ये हो गया, ए ने लगाया पैसा 6, बी ने लगाया ए ने लगाया 10, बी ने लगाया 6, सी ने लगाया 9, ये पता चल गया। अब क्या करते हैं, अब पूरा क्वेश्चन अब हम लोग डील करते हैं वही फॉर्मूला C1 T1 C2 T2 C3 T3 से। तो मैं करने जा रहा हूं A B C के लिए वैल्यू देख रहे हैं, ठीक है। तो A B C के लिए मैं यहां पे आपको दिखा रहा हूं, इतने ही स्पेस में ऐसे ही स्मार्ट तरीके से करना होता है। तो A ने पैसा कितना लगाया है 10, तो लिख लीजिए। सबसे पहले पैसे लिख लेते हैं, कितना इन्वेस्ट किया इन्होंने, ये लिख लिया। अब पढ़ते हैं, ये तो स्टार्टिंग में ए और बी ने लगाया था 5:3 से, ठीक है, और फिर 6 महीने बाद सी आया है। तो ए ने जो पैसा लगाया वो लगा रहेगा इसका 12 महीने तक, स्टार्टिंग से ही आया था, और बी भी स्टार्टिंग में ही आया था तो इसका भी 12 महीने लगा रहेगा। सी लेकिन एंट्री किया था 6 महीने बाद, सी भी साझेदार हुआ तो 6 महीने बाद, तो बचा कितने महीने का, 6 महीने ऑलरेडी लेट है तो इसका पैसा बचे कितने महीने लगा रहेगा, 6 महीने लेट है तो अगले 6 महीने तक लगा रहेगा, तो 6 महीने लगा रहेगा, ठीक है। बस अब ये अनुपात में वैल्यू आ गई है, ठीक है। इनको बस हमको अब ये पता चल गया इन्वेस्टमेंट कितने हैं और 1 साल के बाद तक कितना इन्वेस्ट किया, और उसी रेशियो में लाभांशों का अनुपात वही अनुपात होता है जो साल तक जो पैसा जिस हिसाब से लगा रहा। तो ये पता चल गया एक साल में ए का कितना पैसा लगा रहा, बी का C1 T1 C2 T2 C3 T3 से। स्टार्टिंग में कितना लगाया था 10, 6, 9, लेकिन साल के अंत में इतना लग गया, और जितना लगा है जो इन्वेस्ट किया है साल तक वही उसी में लाभ बांट दिया जाता है, इसी अनुपात में। यही लाभों का अनुपात बोलते हैं, यही लाभांशों का अनुपात आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करें, 6 से काटिए, 6 से मैं काटूं तो 6 से ये वैल्यू कटेगी, 6 से ये भी काटते हैं 6, और ये काटते हैं 6 दूनी 12। अब और नहीं कटेगा फर्दर 2 से, क्योंकि यहाँ 9 आ रहा है, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 20, 10 दूनी 20, ये यहाँ पे सिंपल सा 12 बचा हुआ है, यहाँ बचा हुआ 9, तो ये आ गया इनके लाभांशों का अनुपात। अब क्या लिखा है, यदि उनके द्वारा अर्जित कुल लाभ साल के लास्ट में 1,23,000 रुपए, मेरे अकॉर्डिंग कितना है 20, 12, 32, 32, 9, 32, 9, 41, मेरे अकॉर्डिंग तो 41 रेशियो में 41 लाभ हो रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रहे हैं 1,23,000, ठीक है। तो इसको 1,23,000 के इक्वल कर देंगे, 1 का मान रेशियो में निकालेंगे, रेशियो में 1 का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 41 का डिवाइड कर देंगे सिंपल सा, तो ये आ जाएगा 41 तिहाई हो जाता है ये 123, तो 3,000 रुपए आ जाएगा। 1 का मान रेशियो में आ जाएगा 3,000। हमसे कह रहा था बी और सी के लाभांश का अंतर क्या है, तो बी ने कितना लगाया लाभांश में, लाभांश की वैल्यू बी की कितनी है 12, सी की अनुपात में वैल्यू कितनी है लाभांश में 9, तो अनुपात में अंतर कितना दिख रहा है 9 और 12, इसने लगाया बी ने 12, लाभांश में अनुपात हो रहा है 12, सी का हो रहा है 9, तो 12 और 9 की लाभांश में अंतर कितना है, तो 12 और 9 का अनुपात में अंतर हो रहा है 3, ये वैल्यू कितनी हो रही है अनुपात में 3, 12 और 9 का डिफरेंस, तो 3 का मान रेशियो में हम लोग निकाल लेंगे, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। बी और सी के लाभांशों का अनुपात आ जाएगा, 3 की वैल्यू निकाल लें तो 1 बराबर 3,000, तो 3 बराबर 9,000 रुपए आ जाएगा वैल्यू, तो 9,000 रुपए 3 की वैल्यू रेशियो में 9,000 रुपए हो जाएगी। यही हमें निकालना था बी और सी के लाभांशों का अनुपात। बी का पूछता तो 12 का मान रेशियो में निकालते, सी का पूछता तो 9 का निकालते, अब फिर बी और सी का घटाइए, वो स्मार्ट अप्रोच नहीं होगी। स्मार्ट अप्रोच क्या है, डायरेक्ट आप बी 12 लगा रहा है, लाभांश में अनुपात 12 है और सी का है 9, तो 12 में से 9 घटा दीजिए, क्योंकि बी और सी के लाभांश में अंतर पूछ रहा है, तो 12, 9 का 3, तो 3 का मान रेशियो में निकाल लिया तो 9,000 आ गया। यही फाइनल आंसर हो जाएगा लाभांशों का अंतर, यही पूछा था 9,000। और चेक कर लेते हैं शायद, हाँ एक गलती हो गई है, ये 1,23,000 नहीं लगाया है, ये 12,300 रुपए लगाए हैं, तो यहाँ पर 1 जीरो कम हो जाएगा, तो ये वैल्यू देखिए, अब ये आंसर आएगा 12,341 टोटल। हमारे जो टोटल लाभांश है 41 है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यार ये है 1,23,000 नहीं है 12,300, तो इस 41 का डिवाइड करेंगे तो 300 रुपए आ जाएगा, और फिर 3 की वैल्यू निकालेंगे तो 900 रुपए आ जाएगी।
ये आंसर आएगा 900 रुपए। तो सी ए पार्ट इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे क्वेश्चन कैसे मैंने डील किया है। कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी, क्वेश्चन देखने में प्रॉब्लम हुई, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, मेथड वही, सब कुछ वही, आपने देख लिया कैसे क्या किया है। यहाँ स्प्लिट रेशियो को कंबाइंड रेशियो में कैसे चेंज किया है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था। पूरे आधे चैप्टर में रेशियो में यही सब सिखाया जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करें। और आज इतना ही पार्ट मैंने रखा हुआ है, आगे फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए। क्यों प्रैक्टिस कर लें? क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन 2-2, 3-3 बार आए हुए हैं, वही मैंने ढूंढ ढूंढ के रखे हुए हैं। तो इन क्वेश्चंस की एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही रख रहे हैं। आपको यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए चैनल में। ठीक है, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने ही जैसे आप देख रहे हैं वीडियो, आपके जैसे ही और भी फ्रेंड है उनको शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू क्लास।